वरना ये जो जीवन दिख रहा है इससे बहुत बदतर जीवन आने वाला है। जो कोविड आपने एक बार एक्सपीरियंस किया है, ऐसे 4 कोविड और आने वाले हैं, इसके 4 गुना ज्यादा। तो आपको अगर अपने आप को बचाना है, आपको आसपास का एनवायरनमेंट चेंज नहीं करना है, आपको अपने अंदर का एनवायरनमेंट चेंज। तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि क्या योग से कैंसर जैसी बीमारी को भी हराया जा सकता है? हमने PhD कैंसर पेशेंट पे किया है। ब्रेस्ट कैंसर सडनली 3rd से 1st नंबर पे आ गया है। अब तुम हो गया कैंसर तो तुम योग करो और ठीक हो जाओ। योगाचार्य डॉक्टर नीरजा शुक्ला, जिन्होंने ब्रेस्ट कैंसर पर PhD की हुई है, योग के द्वारा कैंसर को कैसे मैनेज किया जा सकता है और भी ऐसी कई बीमारियां हैं जो योग के द्वारा ठीक हो सकती है। तो आइए आज हम इस टॉपिक पे बात करते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि जैसे कि आप एक योगा आचार्य है, तो आपकी जब योग आपके जीवन में नहीं था तो उससे पहले की आपकी जर्नी क्या रही थी और उसके बाद योग आपके जीवन में आने के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन आए? बहुत ही अच्छा सवाल है। आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्ते। योग नहीं था, यानी हम हमेशा कहते हैं कि योग से ही निरोगी बनना है। तो जब जीवन में योग नहीं था, रोग थे। तो जो जीवन मैंने योग का शुरुआत की उसके पहले बहुत मुश्किलें थी। यानी कि जब आप कहते हैं ना कि एक एज होती है जो सबसे गोल्डन एज होती है, मतलब 18, 19, 20, 25 साल की लड़की या लड़का होता है तो सबसे ज़्यादा उसमें एनर्जी होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो तब सबसे डिप्लीटेड एनर्जी थी, मतलब सबसे वीक, बीमारियों से भरा हुआ दिमाग और बहुत सारी मुश्किलें और उलझन और इतना मतलब एजिटेटेड माइंड। लेकिन सडनली जब से योग आया 30-32 साल में। 30-32 साल तक की लाइफ को देखोगे तो उसको अब हम वापस जीना नहीं चाहते। जैसे ही 30 साल में योग आया तो एक स्टेप करते करते पहले रोग गए, बीमारियां गई, फिर माइंड शांत हुआ। उसके बाद लाइफ में एक मोटिव मिला कि जो हमने सीखा है, जो हमने अपने आप को अच्छा किया, वैसा लोगों को जब बीमार देखते या मुश्किल में देखते या मतलब टेंशन में देखते तो हमें लगता है कि अब इनको ये चीज़ें देनी चाहिए। तो जो योग के पहले की लाइफ है वो बहुत एजिटेटेड और जिसको याद ना किया जाए तो बेटर है। और अब जो लाइफ है, जैसे एज हो रही है तो एजिंग के साथ क्या होता है, बीमारियां बढ़ती हैं, दवाइयाँ लोग ज़्यादा खाते तो हमारी दवाइयाँ कम हो गई, ख़त्म हो गई, मेरी लाइफ एकदम हैप्पी हो गई। और इस एज में जब कि डॉक्टरेट करने का सोचा, जबकि कैंसर पेशेंट के साथ काम किया तो ऐसा लगा कि इस एज में भी एक ऐसी एनर्जी है जो 25 साल की लड़की को नहीं थी। तो हम सभी से यही कहना चाहेंगे कि जीवन में योग को एक स्थान दें, क्योंकि योग के बिना बिल्कुल बेकार है जीवन। आप कुछ भी कर रहे हो, आप किसी भी स्थिति में हो, पढ़ाई कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, हाउस वाइफ हो, हाउस होल्ड हो, कुछ भी हो, आप योग करने से जीवन बहुत ही सुखी और संपन्न होता है। जैसे कि आपने बताया, तो मेरी क्यूरियोसिटी ये है कि आपको कैसे लगा कि मुझे योग जीवन में लाना चाहिए? योग जीवन में कैसे लाना चाहिए, ये एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है कि योग का और मेरा उत्तर और दक्षिण का रिश्ता है। उत्तर और दक्षिण समझते हैं, एक इधर है एक उधर है। मतलब मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। जब मेरी यंग एज में मेरे पेरेंट्स या मेरे इन लॉज कहते थे कि तुम बीमार रहती हो, योग कर लो, भ्रामरी कर लो, तो मैं बोलती थी हाँ कर लिया मम्मी जी ठीक है। वो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। जैसे कि आजकल हम बच्चों से मिलते हैं, वो कहते हैं योग तो बहुत बोरिंग चीज़ है। सेम वे मेरी भी वही फीलिंग थी कि योग तो बहुत ही बोरिंग चीज़ है। स्विमिंग करते थे हम, जिम जाते थे, वो सारी चीज़ें थी। लेकिन ये जब योग का एक ऐसा आश्चर्यजनक वाक़या हुआ है कि कुछ नहीं जब था, मतलब हम एक जहाँ पे रहते थे वहाँ ट्यूशन टीचर थे, वहाँ से शिफ्ट हुए जब दूसरी जगह पे, तो वहाँ पे हम आए तो बिल्कुल फ्री हो गए। और पता नहीं, ये ईश्वर की माया कह सकते हो कि सडनली एक दिन उन्होंने ऐसा कहा, किसी ने ऐसे फील कराया कि आपको मतलब सब कुछ किया है तुमने, सारी चीज़ें कर ली, ट्राई स्विमर भी बहुत नेक्स्ट लेवल हो और सारी चीज़ें आती, अब तुम फ्री हो गए हो जब, तो योग क्यों नहीं ट्राई करते। वो एक ऐसा 1 साल रहा जब योग के पीछे मैं भाग रही थी कि कहीं सीखना है, अपने आप को ठीक करना है या वेट लॉस करना है, जो लोगों की पर्सपेक्टिव होते हैं उस हिसाब से ही मैं चल रही थी। और ईश्वर ने ऐसी जगह पे रख दिया जहाँ पे योग की यूनिवर्सिटी है, ऐसे लोगों से मिला दिया, ये सब कुछ अपने आप होता चला गया। मतलब मुझे ऐसा था कि कुछ करना है, लोगों को थोड़ा खुद भी सीखें और सिखाएं भी। तो एक्चुअली मैं अहमदाबाद में शिफ्ट हुई थी और वहाँ पे लकुलिश योगा यूनिवर्सिटी है। हम गर्व से अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लेना चाहेंगे कि वहाँ पे एक पर्सन इंटरनेट के थ्रू आया, उससे हमने बात की तो बोला कि 20,000 पर आवर का चार्ज है। मैंने कहा इतना थोड़ी देना होता है, वो भी 1 घंटा योग सीखने का।
तो उससे फिर हमसे कहा कि अगर आपको सही से सीखना है तो हमारी यूनिवर्सिटी में TTC कोर्स होता है, आप एक बार ट्राई करो। तो मुझे क्यूरियोसिटी थी, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने बोला पता करते कहाँ है यूनिवर्सिटी। तो 10-12 किलोमीटर का ही डिस्टेंस था, तो जाके देखा। तो बाई एनी चांस कि उनका जो TTC कोर्स है वो स्टार्ट होने वाला था 2 दिन में, एंड वो मेंटर थे। मतलब हर चीज़ क्या है ना आपकी, जब आप किसी चीज़ की तरफ एक कदम बढ़ाते हो तो यूनिवर्स आपकी तरफ 4 कदम और बढ़ाता है। तो मेंटर सर ने कहा, मैंने कहा सर मैंने कभी किया नहीं, हम ये 25,000 देकर कोर्स करें, इसका हमारे लिए मैटर मायने कुछ नहीं होगा, करें ना भी करें। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं नीरजा, आप 4-5 दिन खुद से आके देखो, आप भले कुछ मत दो, अभी 4-5 दिन आप करके देखो, आपको अच्छा लगे तो ही करना। यू वॉन्ट बिलीव कि जिस दिन मैं गई, उस दिन जो उन्होंने कराया, उस दिन निकलते निकलते आई डिसाइडेड कि ये अब जीवन में कभी नहीं छोड़ना है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कहेंगे कि यूनिवर्स की इच्छा और मेरा जो बॉडी का जो कनेक्शन यूनिवर्स के साथ, और जब जो होना होता है हम ये भी कहते हैं तब वो हो जाता है। क्योंकि आज भी कुछ लोग मेरे कनेक्शन में ऐसे आते हैं जिनको यूनिवर्स चाहता है कि आप इस डायरेक्शन में जाओ, वो मेरे पास आते हैं, और फिर जब वो मुझसे मिलते हैं उनको बिल्कुल इच्छा नहीं होती और वो जुड़ जाते हैं। तो ये मेरे साथ ऐसे ही हुआ है। मैं ये जानना चाहूँगी कि जैसे कि लोगों के माइंड में होता है कि भाई योग तो ये आसन करना है, या पर्टिकुलर एक माला पहननी होती है, फिर बहुत सारे ये भगवा वस्त्र पहनने होते हैं, तब जाके आप कुछ योग कर सकते हो। तो आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि योग जो लोगों के दिमाग में है, क्या वो सही है? क्या सच में योग यही है? नहीं, बहुत सही सवाल है, क्योंकि लोग ऐसा सोचते हैं योग मतलब सन्यासी लोग करते हैं, योग करके मतलब सिर्फ सन्यास की तरफ बढ़ा जाता है। तो ये बिल्कुल सत्य है कि योग होता ही अपनी आत्मा की प्राप्ति के लिए, परम आत्मा बनने के लिए ही योग है, उसी लिए। लेकिन अब जब ये समय चल रहा है जब हम बहुत बीमार हैं, तो योग को सरकार ने भी प्रमोट किया है उस तरह से, और योग से बहुत सारे लोगों की बीमारियां दूर होती हैं। तो पहले अब जो चीज़ें हैं कि योग को आप करते जाओ और आपकी प्रॉब्लम्स दूर होती जाएंगी, अभी उसी के लिए योग करना है। योग खाली आसन नहीं है। लोगों को लगता है, जो हम इंस्टाग्राम पे भी देखते हैं या बहुत जगह पे देखते हैं, बस लड़कियों ने कुछ 1 महीने 2 महीने का कोर्स कर लिया और फ्लेक्सिबल बॉडी ऑलरेडी है और वो ये शो करते हैं कि यही योग है। तो ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि देखिए आप कुछ भी करते रहेंगे, लेकिन अगर आप आसन के साथ बहुत और चीज़ें हैं बताएंगे, वो अगर नहीं कर रहे हैं तो आप कभी अपने आप को निरोगी नहीं रख सकते। आप आसन करने के बाद भी, हमने कितने ट्रेनर्स को देखा जिनके बाल सफ़ेद हो गए हैं, जिनको बहुत प्रॉब्लम्स हैं, जो सिर्फ फिजिकली बहुत एक्टिव हैं बट मेंटली बहुत डिस्टर्ब हैं। तो अगर आप एक योग टीचर हो और आप ये कहते हो कि योग हम करते हैं, तो सबसे पहले आपके शरीर के अंदर से रोग निकलने चाहिए। तो योग महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग दिया है, मतलब 8 अंग हैं योग के, और इन 8 का एक समूह है योग। लोग पूछते ध्यान क्या है, तो योग ध्यान का ही एक अंग है। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इन सब को एक करते। योग का मतलब ही जोड़ना होता है। योग हिंदी समझते हैं, योग का मतलब प्लस का साइन होता है, मतलब जुड़ना किसी चीज़ का। 2 + 2 4 होता है। तो ऐसे ही आत्मा, मन और शरीर को जोड़ देते हैं जब किसी चीज़ से, तो वो 2 + 2 4 हो जाते हैं, या 1 + 1 11 हो जाता है। तो योग का मतलब सिर्फ आसन नहीं है। और योग जो आजकल लोग समझते हैं भगवा पहन लेना या माला पहन लेना, हमने माला जरूर धारण की है, वो हमारी अपनी इच्छा है, लेकिन योग ये नहीं कहता कि आप भगवा पहनो के संन्यास लो तो ही योग है। योग पहले आप अपने, क्योंकि इतनी प्रॉब्लम्स हैं, मेंटल जो एलिमेंट्स हैं, जितनी मेंटल इलनेस हो रही है, तो मेंटल हेल्थ के लिए और अपने हैप्पीनेस के लिए, क्योंकि जो आप दिखा रहे हो उसके साथ खुश नहीं हो, खुश रहना है तो योग आपको करना ही पड़ेगा। वो योग आपकी आत्मा से करना पड़ेगा। जी मैम, तो आपकी ये बात सुन के मुझे एक और कुछ आया है मन में। तो मेरा क्वेश्चन ये है दूसरा कि लाइक सबको पता है कि योग करने से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी, प्लस कि आप बहुत अच्छा फील भी करोगे। तो क्यों लोगों को पता होने के बावजूद भी वो योग नहीं कर पाते? या क्या उनके माइंड में यही चलता रहता है कि ये चीज़ करने से या फिर इस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा हमको महापुरुष या कहते हैं ना वो बनने की ज़रूरत है, तब जाके हम ये चीज़ कर पाएंगे। तो क्या एक नॉर्मल इंसान की लाइफ में योग को लाना मुश्किल काम है? बिल्कुल मुश्किल नहीं है।
लेकिन कभी कभी मेरा एक स्टेटमेंट है जो पहले हम कहेंगे, उसके बाद आपके सवाल का जवाब देंगे। हम लोगों से जब हम लोगों से अपील करते हैं, हम बहुत बार फ्री सेशन कराते हैं, उनसे अपील करते कि देखो हमने अपने जीवन में मुश्किलों को दूर किया तो आप भी कर सकते हो, और तब भी लोग नहीं आते, तो हमको उनको मतलब पुश करने के लिए कहते हैं कि जो वॉच महंगी महंगी वॉचेस होती हैं या बड़े बड़े ब्रांडेड कपड़े होते हैं, है ना, वो सारी जो रोलेक्स की वॉचेस हैं उनको हर कोई देख के खुश होता है, पर क्या हर कोई पहन पाता है? तो आपके लिए वो रोलेक्स की वॉच है तो आप पहन नहीं पा रहे हो। तो कहने का अर्थ है कि योग बहुत ऊंची चीज़ है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप अपने जीवन का हिस्सा जरूर बना सकते हो। और वो जो रोलेक्स की वॉच है, यानी बड़ी जो चीज़ है, बड़ा आप पर्सपेक्टिव देख रहे हो, महापुरुष और महात्मा, बिल्कुल योग उसके लिए ही है। एक पर्सपेक्टिव में देखोगे तो योग, हम कहते हैं कि तलवार जो होती है उसकी शोभा लड़ाई करने में, सब्जी काटने में नहीं है, लेकिन अभी की जो नीड ऑफ आवर है वो है योग से रोग को भगाना। तो आप अपने रोगों को भगाने के लिए योग को अपने जीवन का हिस्सा सबको बनाना ही पड़ेगा। दलाई लामा कहते हैं कि अगर एक 8 साल के बच्चे से ऊपर का अगर बच्चा है और उस बच्चे को आप ध्यान कराओ तो 2 दशक लगेंगे, सिर्फ 20 साल लगेंगे, आपकी सोसाइटी में से सारे क्राइम खत्म हो जाएंगे, क्योंकि योग में वो शक्ति है। तो जो क्रियाएं हैं, हमने योग को बहुत सरल तरीक़ा से लोगों के बीच में लाने का प्रयास किया है, और हम ये चाहते हैं कि हर पुरुष, हर स्त्री, हर बच्चा छोटी छोटी क्रियाएं करके अपने डेली लाइफ की जो प्लेवे मेथड्स हैं, आप कुछ अगर कर रहे हो, अगर आप सपोज ऑफिस में हो, ठीक है, आप बैठे हो और आप बहुत एंग्शियस फील कर रहे हो, तो हम आपको बता देंगे कि आपको कोई देख नहीं पाएगा, आप इस तरह से ब्रीथ करो, आपकी एंग्जाइटी तुरंत ठीक हो जाएगी। तो मैं अपील करना चाहूँगी यहाँ से, इस प्लेटफॉर्म से, लोगों से, कि आप ऐसे टीचर से जुड़िए जो छोटी छोटी चीज़ें आपको सिखाना चाहते हैं, उनको आपको बस अपने डेली लाइफ का हिस्सा बनाना है। ब्रश करने के लिए आपको किसी ने ट्रेनिंग दी होगी, नहाने की ट्रेनिंग दी ही होगी, ऐसे ही योग की छोटी छोटी ट्रेनिंग है जिसको आपको ब्रीथ कैसे लेना है, कैसे आपको बैठना है, अलाइनमेंट कैसे करना है, या किस तरह से यम का पालन करना है। छोटी छोटी चीज़ें हर किसी को अपने जीवन का हिस्सा बनानी ही पड़ेंगी। आज नहीं, आने वाले 20 सालों में ये लोगों की नस नस में डालना ही पड़ेगा, वरना ये जो जीवन दिख रहा है इससे बहुत बदतर जीवन आने वाला है। जो कोविड आपने एक बार एक्सपीरियंस किया है, ऐसे 4 कोविड और आने वाले हैं, इसके 4 गुना ज़्यादा। तो आपको अगर अपने आप को बचाना है तो आपको आसपास का एनवायरनमेंट चेंज नहीं करना है, आपको अपने अंदर का एनवायरनमेंट चेंज करना। तो ये बहुत, आपका सवाल बहुत ही सही है कि क्या लोगों को करना चाहिए, बिल्कुल करना ही चाहिए। यहाँ बैठे हुए जो लोग देख रहे हैं उन सब के लिए बहुत अलार्मिंग चीज़ है कि आप किसी भी पोजीशन पे हो, आप घंटों मोबाइल देखते हो, लैपटॉप देखते हो, कोई भी काम करते हो, क्योंकि आपका काम ही वैसा है, तो उससे आपको उसी वक्त वहीं बैठकर कैसे ब्रेक ले सकते हो, कैसे आपके आईज को थोड़ा सा हेल्दी रख सकते हो, कैसे आपकी ब्रीथ को हेल्दी रख सकते हो, कैसे ऑक्सीजन लेवल बढ़ा सकते हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें करके आपको करना ही पड़ेगा और करना चाहिए सब। कि योग हमारे भारत का हिस्सा है। जो विदेश में अभी जैसे कि योग का क्रेज़ चलता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अपनी इंडिया से ज़्यादा, अपने भारत से ज़्यादा बाकी सारे जो देश है, जिसको हम विदेश कहते हैं, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें योग को लेकर होती है। तो वो इनिशिएटिव हमारे भारत में क्यों नहीं होता है? देखिए, हमारा भारत पहले 400 साल गुलाम रहा। पहले मुगल्स ने गुलामी करी, फिर उसके बाद इंग्लैंड आया, ठीक है, इंग्लिश ने गुलामी। हम आज भी अंग्रेज के गुलाम हैं कि हम इंग्लिश में ही बोलना चाहते हैं। तो वो जो गुलामी हमें दबाया गया, हमारे कई चीज़ों को, हमारे संस्कारों को, हमारे कल्चर को डिस्ट्रॉय किया गया, ठीक है। और जो विदेश में जो क्रेज़ है वो बहुत है, बिल्कुल सही कहा आपने। क्यों है? क्योंकि उन्होंने ये जान लिया कि योग का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है लाइफ में, और भारत से ज़्यादा विदेश में लोग बहुत पहले से एंग्जाइटी के शिकार हैं, डिप्रेशन के शिकार हैं, जो कि भारत में अब वो ट्रेंड आया है। विदेशी लोग या बाहर के फॉरेनर्स लोग, बाहर की जितनी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वो लोग पहले से अकेले हैं, उनकी फैमिली सिस्टम नहीं जितना हमारा है। तो हमें इस चीज़ का एहसास ही देर से हुआ कि एंग्जाइटी भी होती है, डिप्रेशन भी होते हैं, है ना। भारत में तो डिप्रेशन होते हैं, हमें ताज्जुब लगता है कि अब परिवार एकाकी हो गया। तो जो विदेशी है, जो बाहर से आया, उसने बहुत पहले, देखिए, चाइनीज़ ने ताई ची और पता नहीं कौन सी टेक्निक, हमारी ही टेक्निक को, जो योग की हैं या प्राणायाम की हैं, उनको ही
मतलब मोल्ड करके और अपना मोल्ड उसमें वो डाल दिया और उसके अंदर अपनी पेटेंट करके चीज़ों को अपने नाम से रिनोवेट करके अपने नाम से बेचना शुरू किया है। लेकिन वो सब कुछ भारत के मूल में है, क्योंकि योग भारत की देन है, क्योंकि ये आज की देन नहीं है, वेदों में भी योग लिखा हुआ है। आप अगर देखेंगे श्री कृष्ण भगवान ने भगवत गीता कितने 5,500 साल पहले, इससे भी ज़्यादा इसका सही एविडेंस नहीं है, तब कही है। पूरा भगवत गीता योग का शास्त्र है। अगर आपने पढ़ी हो या किसी ने भी पढ़ी हो तो उसमें 700 श्लोक हैं और उसके जितने भी 18 अध्याय हैं, सब अध्यायों के पीछे योग लिखा है। अर्जुन विषाद योग, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, है ना, कर्म संन्यास योग, ज्ञान संन्यास योग, मोक्ष योग, जो भी है हर चैप्टर के पीछे चैप्टर के नाम में योग लिखा है। इसका अर्थ क्या है कि उन्होंने योग की शिक्षा इतने सालों पहले दी थी। तो जो योग है वो भारत में कई वर्षों पुराना है, वेदों के समय से है और ऋषि मुनियों की देन है। लेकिन उसके पीछे एक कारण रहा जो हम अब सब देखते हैं कि हमारे भारत में अभी तक प्रचलित क्यों नहीं हुआ, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा हुआ करती थी। मतलब आज हम जब स्टेज पे पहुंचे हैं तब हमें भी लगता है कि सबको हम नहीं सिखा सकते। तो उस समय के गुरुओं को लगता था कि हम सबको ये नहीं सिखा सकते। योग गुप्त और ब्रह्म विद्या है, ईश्वरी विद्या है, इसको जो इसके लायक है, जो पात्र है, उसको ही देनी चाहिए। तो गुरुओं ने उन्हीं शिष्यों को दिया, लिमिटेड शिष्यों तक पहुंची, क्योंकि पात्र तो हर कोई नहीं हो सकता है। और उनको तो वो मतलब योग का मतलब मोक्ष की प्राप्ति, तब तो था नहीं कि योग मतलब थेरेपी, क्योंकि तब कोई बीमार नहीं होता था। तो फॉरेनर्स ने जब हमको गुलाम बनाया, उसी दौरान ये जान लिया था कि ये विद्या बड़ी ही गूढ़ है और इसका हम बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हैं। तो आप देखेंगे अभी जब हमने रिसर्च शुरू की पीएचडी में, तो रिसर्च पेपर जब निकाले तो हिंदुस्तान में या भारत में इंडियन पेपर्स मिलने ही मुश्किल है। कैंसर पे तो जितनी रिसर्चेस चाइनीज़ ने की है उतनी किसी ने नहीं की है। तो उन्होंने रिसर्च के फॉर्म में योग को बहुत आगे बढ़ा दिया। अब जाके हम जागे हैं, सरकार जागी है। 9 साल से ये जो इंटरनेशनल डे मना रहे हैं हम, तब से थोड़ा सा प्रचलन बढ़ा है। सरकार ने कहा नहीं, हमारे लोग बीमार हैं और योग बाहर लोग कर रहे हैं तो हमें करना चाहिए। तो देखिए, आप देखेंगे 2 साल तक तो सरकार सिर्फ आसन करवा रही थी। योग दिवस पे अभी गवर्नमेंट ये कहने लगी है, आयुष मिनिस्ट्री कहने लगी है कि ध्यान भी करो, प्राणायाम भी करो, क्योंकि होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए, तभी बीमारी ठीक हो सकती है। तो विदेशियों ने इस बात को बहुत पहले ही जान लिया था। उन्होंने हमारे प्राणायाम को ब्रीथ वर्क में डाल दिया, ब्रीथ वर्क सेशन। अभी ये ब्रीथ वर्क क्या होता है? तो भाई ये प्राणायाम है, ये श्वास की एक ऐसी टेक्निक है जो जिसको और कोई नाम नहीं दिया जा सकता। उन्होंने कहा मेडिटेशन क्या, वो गोल गोल चक्कर घुमा रहे हैं, उसमें टंग कर रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं, बोले मेडिटेशन। अरे भैया, मेडिटेशन का कोई, ध्यान का कोई दूसरा शब्द है ही नहीं इस दुनिया में। तो उन लोगों ने बहुत पहले समझ लिया था और उन्होंने बहुत अपने लोगों में प्रचार कर दिया और उसके पीछे वो डेडिकेटेड है। आज भी हम डेडिकेटेड नहीं है, हमारे में एक बहुत बड़ी कमी है। हमारे साथ के बहुत सारे टीचर्स हैं जो थोड़ी भी पढ़ाई कर ली है, हमने तो डॉक्टरेट की है, लेकिन थोड़े भी एमएससी करे हुए सारे टीचर्स चले जाते हैं फॉरेन। क्या कहते हैं पता है? वो कहते हैं कि यहाँ जितना पैसा मिलेगा उसको 10 गुना लोग वो देते हैं वहाँ पे, और वो सिर्फ उनको इंडियन फेस चाहिए टीचर सिखाने वाला। तो हमसे कहते हैं आप यहाँ क्या करें? हमने कहा हम तो देश की सेवा कर रहे हैं। तो आज भी फॉरेनर्स बहुत डेडिकेटेड है। मेरे पास जितने भी फॉरेन के जो स्टूडेंट्स हैं वो रेगुलर हैं, भले वो चाहे इंडियन हों जो फॉरेन में रहते हैं या उनके साथ कोई फॉरेनर हो, वो बहुत डेडिकेटेड है, कई सालों से कर रहे हैं साथ में। लेकिन जो इंडियन स्टूडेंट है वो हर महीने चेंज होता है, हर महीने नया आता है, 2 चले जाते 2 आ जाते हैं। फिर जो चले जाते हैं उनको एहसास होता है कि अरे हम कर रहे थे तब तो अच्छे थे, अब मुश्किल में आ गए, तो फिर से आ जाते हैं। मतलब हमारे पास अभी भी डेडिकेशन नहीं है और वो अभी भी हमारे बीच पहचान ये नहीं है कि कौन ऑथेंटिक है। ये कमी है हमारी, और हमारा जो कोशिश है यही है कि योग को अपने भारत में, भारतवासियों के बीच में, हमको चाहे जितनी भी संघर्ष करने पड़े, चाहे हमें कुछ भी ना मिले, लेकिन हम जब मरें तो कुछ लोग हों जो ये कहें हाँ हमने कुछ अच्छी चीज़ सीखी है। तो इसलिए फॉरेन में योग का ज़्यादा प्रचार प्रसार है और वो लोग डेडिकेटेड है, तो हमें डेडिकेटेड होना पड़ेगा। जैसे कि मैम आपने अभी बताया कि योग होता ही बहुत मतलब ऊंची पदवी का है,
तो मुझे ये जानने की एक्साइटमेंट है कि योग करने के लिए क्या-क्या नियम होते हैं? क्या उसको करने के लिए हमें जो बहुत सारी चीज़ें लगती है कि जैसे कि एक डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहा है, तो उसके लिए फैमिली इमोशंस भी ज़रूरी है, आपकी मेंटल कंडीशन भी ज़रूरी है, आपकी दवाइयाँ रेगुलर बेसिस पे आप ले रहे हो वो भी ज़रूरी है। तो क्या योग सही तरीके से करने के लिए भी कुछ नियम हैं? कुछ नियम ऐसे होते हैं कि अगर आपको, सपोज आप मेडिकल की बात करते हो, आपको डिटेक्ट हुआ थायराइड और डॉक्टर आपको पेनक्रियाज यानी इंसुलिन की इंजेक्शन दे रहा है, तो क्या वो ठीक होगा? नहीं होगा। ऐसे ही अभी जैसे योग को दो तरह के समझते हैं, उसके नियम की बात बाद में करते हैं, पर दो तरह से समझते हैं। एक योग है जो योग थेरेपी में आया है, जो गवर्नमेंट ने प्रमोट किया और अभी उन्होंने भी रिसर्चेस की और योग थेरेपी में डाला है। यानी क्या कि अगर आपको थायराइड है तो कौन से आसन करो, कौन से प्राणायाम करो, कौन सी चीज़ें करो, क्रिया करो, बंद करो। अगर आपको डायबिटीज़ है तो उसकी इंसुलिन के लिए क्या करो। तो इस तरीके की चीज़ें जो योग थेरेपी में है उसमें बहुत पर्टिकुलर होना ही पड़ता है उसकी डाइट के साथ। यानी कि आप खाली आसन करके नहीं, आसन, प्राणायाम, जल नीति करना है तो क्रियाएं हैं, कुछ बंद हैं, कुछ मुद्राएं, इसके साथ साथ नेचुरोपैथिक डाइट भी होती है। योग में आपका सात्विक आहार भी होता है। तो आपकी बीमारी के हिसाब से वो आपको नियम फॉलो करने पड़ेंगे कि हाँ भाई आपको थायराइड है तो पहले जानो थायराइड है क्या, कहाँ पे एक्टिवेट करना है। तो आपका जो टीचर है, जो गुरु है, उसको वो सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। एक चीज़ तो वो जो नियम बताएगा वो आपको फॉलो करना है, आँख बंद करना है, फॉलो करना है। क्योंकि आप डॉक्टर के पास जाते तो आपने मेडिकल नहीं पढ़ा है, तो आप उससे जो बोलता है आँख बंद करके प्रिस्क्रिप्शन ले जाते, दवाई सुबह दोपहर शाम की जो लिखता है वो आपको खानी ही खानी है। तो एक तो इस तरह उसमें नियम ये है कि जो आपके टीचर कहेंगे वो आपको करना है। लेकिन अगर आपने टीचर को नहीं फॉलो किया तो ये एक सवाल है कि क्या मुश्किल हो सकती है। तो बिल्कुल, अगर आपको हाइपरटेंशन है और आपने कहीं सुन लिया कि कपालभाति से पेट कम होता है और आपको है हाइपरटेंशन, आपको इसकी नॉलेज नहीं है, आपके टीचर ने नहीं बताया, पर फिर भी आप 1 घंटे कपालभाति करते हो, तो आप 100% हाइपरटेंशन में लैमरेट हो सकते हो। आपका जो ब्लड प्रेशर है और बढ़ सकता है। तो इसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। तो वो नियम आपको नहीं पता चलेंगे जब तक कि आपने उसको पढ़ा नहीं है, उसके बारे में नॉलेज नहीं ली है। तो सबसे अच्छा आसान तरीका है कि एक मेडिकल डॉक्टर के पास जाते हो, ऐसे एक अपने टीचर को ट्रस्ट करो और उसके पास जाओ, उससे बोलो हमें ये प्रॉब्लम है, वो आपको ठीक करके देगा। दूसरा क्या है कि जैसे हम योग करते हैं, हमने थेरेपी तो बाद में पढ़ी, MSc तो बाद में करी, पहले तो TTC करी थी, बहुत बेसिक कोर्स होता है वो, उसमें थेरेपी जैसा कुछ पढ़ाया नहीं जाता है। वहाँ से एक मेरे अंदर एक चीज़ आई कि योग होता मोक्ष की प्राप्ति के लिए। अब बहुत लोग कंट्रोवर्सी करेंगे, मोक्ष का मतलब मरना नहीं होता क्योंकि हमने अपने इसका नाम मोक्षायतन रखा है, तो सब बोले अरे मोक्ष का मतलब मरना होता है। मोक्ष का मतलब होता है कि आप जहाँ पे हो वहाँ आपको ना सुख है ना दुख है, ना कोई कह रहा है तो तुम उससे गुस्सा हो रहे हो, ना किसी के बोलने से बड़े खुश हो रहे हो। दिस इज कॉल्ड मोक्ष। तो मेरे अंदर ये आया कि मुझे तो योग करना है एक साधना की सिद्धि के लिए। वो साधना की सिद्धि में फिर ये चीज़ें आती गई, फिर ये भी हो गया, फिर ये भी हो गया, फिर MSc भी हो गई, PhD हो गई। अब ये एहसास हुआ कि लोगों को थोड़ा ठीक करना है। तो जब इस मार्ग पे आप हो तब आपको अपने आप से या कोई साधारण योगा टीचर से आप नहीं सीख सकते योग। उसमें बहुत नियम होते हैं, आपकी डाइट के नियम होते हैं। क्योंकि आपने अगर रात को पिज़्ज़ा खा लिया है तो सवेरे आप मेडिटेशन में नहीं बैठ सकोगे। जैसा खाए अन्न वैसा पाए मन। आपने अगर हैवी और ऐसा खाना नहीं छोड़ा, आप चाय तंबाकू का सेवन करते हो, तो आप योग में नहीं आगे बढ़ सकते हो। तो आपको एक मेंटर चाहिए, एक टीचर चाहिए, गुरु चाहिए, जिसने इन सब चीज़ों की सिद्धि की हो, जिसने इन सब चीज़ों पे विजय पाई हो। उसकी पढ़ाई ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे सिद्ध पुरुष हैं जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, लेकिन उनको सच्चा गुरु मिल गया और बस उनकी नैया पार हो गई। तो ऐसा अगर गुरु मिलता है, ऐसा कोई टीचर मिलता है, बस उसके सानिध्य में आपको योग करना है, तो आप उस रास्ते पे चलते जाओगे। उसके लिए ना पढ़ाई की ज़रूरत है, और वो नियम वो ही होते हैं जो वो देते हैं, वो बड़े कड़क नियम होते हैं। आपको टाइम पे सोना रहता है, ये कुछ समय होते हैं जब आपको साधना करनी रहती है, या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको नहीं खानी है, जो आपको नहीं, अपनी थॉट प्रोसेस, जैसे मौन। अपने पहले कहते थे ना कि हिंदुस्तान में, भारत में कि मौनी अमावस हुआ करती थी, तो मौन का महत्व ही नहीं पता है लोगों को। मौन से शक्ति बढ़ती है, एक ध्यानी को, एक अभ्यासी को, एक योगी को पता है। तो जितने भी
और ये सारी चीज़ें स्क्रिप्चर्स में लिखी हुई हैं, और ये साधक होता है वो तो बस आंख बंद करता है, उसको सब चीज़ें पता होती हैं। तो जब आप साधना के पथ पे हो तो नियम आपके दूसरे होते हैं, और जब आप योग थेरेपी ले रहे हो, आपको ठीक होना है, तो आप एक थेरेपिस्ट के पास जाकर उसके नियम ले सकते हो। बिना नियम के तो, बिना संयम के तो कुछ भी संभव नहीं है। योग तो बिल्कुल ही संभव नहीं है। जैसे कि मन के बारे में आपने सुना होगा, तो मन बहुत चंचल होता है, तो मन को काबू में करना बहुत ही मुश्किल काम है। कि लाइक जैसे कि अगर किसी ने अलार्म लगाया रात को कि भाई सुबह 5 बजे उठना है, तो उस टाइम पे आपका मन, आप सुबह 5 बजे अलार्म बज रहा है पर आप उठ नहीं पाओगे क्योंकि आपका मन बोल रहा है नहीं भाई सो जाओ। तो मेरा ये क्वेश्चन रहेगा कि मन और योग, वो योग से मन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, या हम उसको कहते हैं ना कि भाई आपका मन कंट्रोल हो जाएगा तो आप दुनिया जीत सकते हो, मैंने ऐसा सुना है। आपने सुना है ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो आप अगर मन से स्ट्रांग हो तो आप दुनिया जीत सकते हो, बिल्कुल सही सुना है। और जैसे कहते हैं ना कि अलार्म की बात आपने कही, तो हमने भी बहुत लोगों को देखा है 4-5 अलार्म लगाते हैं और फिर भी नहीं उठ पाते हैं, कहते हैं उठा ही नहीं जा रहा है। तो जो सुबह उठा नहीं जा रहा है या आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, मतलब आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं हो। और आप मोटिवेशनल वीडियो सुन के कुछ देर के लिए ही मोटिवेशन ला सकते हो, 1 या 2 दिन के लिए मोटिवेशन ला सकते हो, लेकिन अगर आप योग करते हो तो सेल्फ मोटिवेटेड होते हो। और सेल्फ मोटिवेशन जब आएगा तब आप अपने मन को नियंत्रण में कर सकते हो। मन को कंट्रोल करने का एक ही रास्ता है और वो है योग। तो जैसे कि आपने बताया, तो मेरा एक मतलब क्वेश्चन आया है कि क्या योग सिर्फ हिंदू धर्म के लोग ही कर सकते हैं, क्या दूसरे धर्म वाले लोग योग नहीं कर सकते हैं? बहुत ही कंट्रोवर्शियल सवाल है एंड बहुत ही सही है। देखिए, धर्म का अर्थ पहले जानिए फिर बताते हैं। धर्म का अर्थ हिंदू, मुस्लिम या सिख, जैन धर्म नहीं है। धारयति इति धर्म, दैट मीन्स जो धारण करते हो वो धर्म है। तो हम जहाँ तक जानते हैं संसार का एक ही धर्म है और वो है ह्यूमैनिटी, मानवता, जहाँ पे प्रेम है, करुणा है ना, एक दूसरे के प्रति सौहार्द है। वही एक धर्म है जहाँ एक इंसान दूसरे इंसान के बारे में सोचता है। हिंदू या मुस्लिम ये सब समुदाय हैं, ठीक है। एक चीज़, इसके लिए आपको किसी भी धर्म के हो, आपको बीमारी, अगर मुस्लिम धर्म या ईसाई धर्म या हिंदू धर्म ये कहे कि तुम हिंदू धर्म के हो, तुम बीमार नहीं हो सकते, तो हम कहेंगे तुमको योग करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर एक ईसाई धर्म वाला या हिंदू धर्म वाला या जैन धर्म वाला, कोई भी धर्म वाला अगर बीमार होता है तो वो मानव है, और मानव के लिए योग है। क्योंकि हम अब जो कोशिश कर रहे हैं योग से रोग भगाने की, इस एरा में बहुत ज़रूरत है। क्योंकि नहीं, अगर इसको ठीक किया, अगर गवर्नमेंट ने इतना इनिशिएटिव नहीं लिया और लोग आगे नहीं आए, तो अभी तो आपने हॉस्पिटलों में जो भीड़ देखी है वो तो कुछ भी नहीं है। स्कूल्स की जगह हॉस्पिटल्स ही होंगे। तो मानवता एक ऐसा धर्म है जहाँ आपको अगर रोग हो रहा है तो आपको योग करना ही चाहिए। लेकिन एक चीज़ है, कुछ लोग ऐसा मानते हैं, जब मोक्ष की प्राप्ति की हम बात करते हैं तो उसको हिंदू धर्म से लोग जोड़ देते हैं। लेकिन योग के लिए हिंदू होना या मुस्लिम होना या सिख होना ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हर किसी को मानवता के नाम पर, मानव होने के नाते, शरीर में श्वास है ना, ब्लड है ना, मांस है कि नहीं है, बस तो फिर योग आपके शरीर और आत्मा के लिए है, किसी धर्म से इसका कोई भी वास्ता नहीं। जी मैम, दूसरा ये था कि जैसे कि आपने धर्म की और ये बहुत सारी चीज़ों की बात करी कि भाई जब इंसान अगर बीमार नहीं होता है, आप ये धर्म के हो या नहीं हो उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि क्या योग से कैंसर जैसी बीमारी को भी हराया जा सकता है? देखिए, आपने इंट्रोडक्शन में बताया ही है कि हमने पीएचडी ही कैंसर पेशेंट पे की है। ब्रेस्ट कैंसर के अगर आंकड़े देखें तो हम हमेशा कहते हैं और बड़े चिंतित होते हैं कि हर 4 वुमेन में से 2 वुमेन को डिटेक्ट हो रहा है, मतलब धीरे धीरे बढ़ रहा है। और 2030 तक के जो आंकड़े WHO ने दिए उसमें ब्रेस्ट कैंसर सडनली 3rd से 1st नंबर पे आ गया है। पहले बोलते थे कि तंबाकू खाने से कैंसर होता है, अब वो तंबाकू वाले बहुत कम केसेस रह गए हैं। तो जो ब्रेस्ट कैंसर पे हमने काम किया
वहाँ पे दो चीज़ें हैं कैंसर के रूप में, कि पहले ये समझो कैंसर है क्या। तो कैंसर आपकी कोशिकाओं की बीमारी है। आपका शरीर ही बना कोशिकाओं से, सेल से बनी हुई है। मतलब जितने सेल आपके शरीर में बढ़ते जाते हैं, आपकी ग्रोथ होती जाती है। एक बच्चा होता है, उसकी सेल ग्रोथ फास्ट होती है, तो जो सेल बढ़ते ज़्यादा हैं मरते कम है, तो उसकी ग्रोथ लंबाई वगैरह सब बढ़ती है। जैसे वो यंग होता है तो इक्वल हो जाते हैं, जितने सेल बनते उतने सेल मरते, वहाँ पे वो स्टैग्नेंट हो जाता है। फिर बुढ़ापा क्या होता है कि सेल आपके मरना ज़्यादा स्टार्ट हो जाते हैं। इन्हीं सेलों में से कुछ एक सेल ऐसे होते हैं जो मरना चाहते हैं, लेकिन वो मर के भी उसके अंदर कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो उसके अनकंट्रोलेबल ग्रोथ, मृत सेल के अनकंट्रोलेबल ग्रोथ को बढ़ा देते हैं। वही कैंसर का कारण होता है। तो आपकी जो कोशिकाएं हैं वो इस तरह से बढ़ रही हैं, तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो कोई भी बीमारी के केस में योग के से हम ये नहीं कहते हैं कि हाँ, हर बीमारी के केस में ये नहीं कहते कि नहीं अब तुम हो गया है कैंसर तो अब तुम योग करो और ठीक हो जाओगे। योग बहुत सारी बीमारियों में ये कहता है कि बिल्कुल ठीक हो जाओगे। जैसे अगर आपको थायराइड आया है, आपको डायबिटीज़, इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं, बचपन से आई हुई डायबिटीज़ नहीं, लेकिन जो आपकी लाइफस्टाइल से आई हुई है, क्योंकि अभी 99% डिसीज लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है। तो थायराइड है या हाइपरटेंशन है या कोलेस्ट्रॉल है, ये सारी बीमारियों को आपको हम खुद कहते हैं, गारंटी लिख के देते हैं, लिख के स्टैम्प पेपर लगा के ले लो, ना हो तो हमसे जो कहोगे करेंगे। सब बीमारियाँ रिवर्स हो जाती हैं उसमें, लेकिन बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं। जब कैंसर की बात होती है तो हम दो तरीके से देखते हैं कि एक तो आपको नहीं हुआ है, तो अभी जो कैंसर अवेयरनेस की बात करूँ, नहीं हुआ है तो आपको नहीं हो, उसके लिए योग प्रिवेंटिव केयर के तौर पे करो। नहीं होना चाहिए, क्योंकि होगा ही होगा। अगर आप विमेन हो, है ना, ब्रेस्ट रखते हो, आपकी घर में आपको स्ट्रेस है, आप जॉब करते हो, खाना आपका उल्टा पुल्टा है, आप सोते टाइम पे नहीं हो, आपको कैंसर होने के 95% के चांसेस हैं। आपके घर में हुआ नहीं हुआ, जीन्स में हुआ नहीं हुआ, उसका मतलब नहीं है। तो अगर आप ये करते हो तो प्रिवेंटिव केयर कहते हैं इसको, कि कभी नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपको किसी को हो गया है कैंसर, जैसे हम हॉस्पिटल में मिल रहे हैं, तो हम हॉस्पिटल में अगर हम हॉस्पिटल वालों को ये बोलेंगे कि हम आए हैं मिटा देंगे कैंसर को, तो वो हमको घुसने देंगे क्या? वो कहते हैं रिसर्च इस पे नहीं है, आप कुछ दे नहीं सकते हो बाहर से, आप सिर्फ योग कराओ। तो जब आपको कैंसर हो गया है तब आप क्या करोगे? आपको हमने जो मॉड्यूल बनाया है वो मॉड्यूल बहुत बढ़िया तरीके से बनाया, और मोर देन 200 लेडीज़ पे वो मॉड्यूल जस्टिफाई हुआ है और रिजल्ट्स पॉजिटिव है। तो वो क्या पॉजिटिव है कि आपको जैसे कीमो ले रहे हो तो आपको बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होंगे, लेकिन जब आप योग करोगे, एक ग्रुप ऐसा है जिन्होंने योग नहीं किया और वही दूसरा ग्रुप है जिन्होंने योग किया है, तो उनमें साइड इफ़ेक्ट सब खत्म हो गए। दूसरे कीमो में, दूसरे साइकिल में उनको जो ब्लोटिंग थी, नौशिया था, चिड़चिड़ थी, गर्मी थी, वो सब कुछ कम हो गई, क्योंकि हमने उस तरीके से ही प्लान किया कि आपकी जो कीमो ले रहे हो, रेडिएशन ले रहे हो, उससे आपके सेल पे क्या इफेक्ट आ रहे हैं। तो आप ये काम करोगे, ऐसी क्रियाएं करोगे, ये सूक्ष्म व्यायाम करोगे, ये प्राणायाम करोगे, तो आपकी वो सारी चीज़ों को रिवर्स करेगा। दवाई छोड़कर नहीं, ये कोई भी कहता है तो हम नहीं मानते। हमने जो चीज़ अपने इस PhD के दौरान, जो हॉस्पिटल में 2 साल के दौरान जो रिसर्च करी है, उससे हम बता रहे हैं आपको कि जब आपको प्रॉब्लम है तो दवाइयों के साथ आप बिल्कुल कन्विक्शन के साथ योग करिए। हम कहते हैं गारंटी कि आपकी दवाइयों के इफ़ेक्ट, और वहीं जो पेशेंट नहीं कर रहा है उसको कई साल लग जाएंगे उससे उभरने में, और आप 6-8 महीने में उभर जाओगे। वो जैसे जब तक आपकी साइकिल कंप्लीट होगी तब तक आपको ऐसा लगेगा कि मैं तो बिल्कुल परफेक्ट हो गई हूँ। प्लस जो कैंसर है वो रिकरिंग है, वापस आता है। वहाँ हमने ऐसे ऐसे केस पेशेंट देखे 4 से 5 बार रिकरिंग हुआ, मतलब उनको ईश्वर की नेमत है कि वो जिंदा है। 4थी-5वीं बार भी आया है, कई अलग अलग जगह पे। अभी ब्रेस्ट में तो अगली बार ब्रेस्ट में नहीं आएगा, कहीं और निकल आया है। तो ये रिकरिंग होता है। तो हम ये कहते हैं अगर आज आपकी कीमो चल रही है, उसके साथ आपने ट्रीटमेंट के साथ ये किया है और आपकी कीमो बंद हो गई, आप स्टॉप कर चुके, लेकिन इसको अपने जीवन शैली का हिस्सा बनाओ। जब आपका कीमो नहीं भी चल रहा फिर भी इस मॉड्यूल को करते रहोगे तो आपको फिर से कैंसर नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। इसको हम लिख कर दे सकते हैं, क्योंकि ये देखो जीवन शैली में परिवर्तन है, इसीलिए तो कैंसर है। आज अगर हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है
तो हम जानते हैं कि अगर हमने कहीं कुछ गलत खा लिया है, सपोज कहीं बाहर निकले हैं, कोई चीज़ गलत खा ली तो हम वमन क्रिया करेंगे और सब बाहर निकाल देंगे, हमने अंदर पचाया ही नहीं कुछ, तो हमें वो इफेक्ट करेगा ही नहीं करेगा। तो इस तरह से अगर आप कैंसर की बात करते हो तो ये कभी कोई कहता तो गलत है कि योग से या इस चीज़ से ठीक हो जाएगा। आयुर्वेद में कुछ कुछ थेरेपीज़ हैं जो लोग दावा करते हैं कि ये करने से ठीक हो जाता है, लेकिन हम योग की क्रियाओं के साथ आपको कहते हैं अपनी ट्रीटमेंट करिए, लेकिन योग को प्रायोरिटी दीजिए। 1.5 घंटे का मॉड्यूल है, उसको आपको करना ही पड़ेगा। उसको नियम से करोगे तो आप जितनी देर आपका चल रहा है उसमें ठीक हो जाओगे, और फिर उसके बाद आप तुरंत आपकी सेल ग्रोथ अच्छी होना शुरू हो जाएगी और आपकी बॉडी आपको थैंक यू करना शुरू हो जाएगी और कैंसर दोबारा कभी नहीं आएगा। बहुत अच्छी बात बोली मैम आपने। जैसे कि मैंने कैंसर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो उसमें जो ट्रीटमेंट होती है तो रेडिएशन थेरेपी होता है, एक कीमोथेरेपी होता है, और भी दूसरी बहुत सारी ट्रीटमेंट होती है कैंसर की। तो जिसमें जो पेशेंट होता है वो बहुत ही पेन फील करता है अपनी बॉडी के अंदर। तो लाइक जैसे कि कीमो लगता है, तो मैंने पढ़ा था कहीं पे कि कीमो बहुत ही एक मतलब कुछ ड्रग टाइप का ही होता है वो, और वो जब आपकी बॉडी में जाता है तो पेशेंट ऐसे कहते हैं कि भाई उनकी बॉडी में जलन हो रही है, या फिर उन्हें खाना नहीं पसंद आ रहा है, या उनको मतलब बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा है। तो वो ऐसा सोचते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, वो ठीक होने की जगह और ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। तो क्या ऐसे कुछ आप टिप्स बताएंगे कि जो रेडिएशन थेरेपी होती है या जो कीमोथेरेपी होती है, उस थेरेपी के दौरान, जैसे कि 30 रेडिएशन थेरेपी होती है और कीमोथेरेपी लाइक 7 डेज़ के अकॉर्डिंगली रखी जाती है, प्लस 21 डेज़ के अंदर अकॉर्डिंगली कीमो दिया जाता है। तो ये जो थेरेपी के दौरान पेशेंट्स को क्या करना चाहिए, योग करना चाहिए या ध्यान करना चाहिए, या कौन सी ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिनसे उनको पेन में रिलीफ मिले? अच्छा, देखिए, जो कीमोथेरेपी है, जैसे आपने कहा, वो ड्रग इंजेक्ट करते हैं। जैसे बॉटल चढ़ाते हैं आप लोग, ग्लूकोज की बॉटल चढ़ती है, उससे बॉटल होती है, उसके अंदर वो लिक्विड होता है जो इंजेक्ट। अभी तो बहुत मतलब काफ़ी एडवांस हो गई है थेरेपी। लेकिन कीमोथेरेपी एक्चुअली क्या है वो समझ लो कि आपके जो कैंसर सेल हैं उनको वो जलाने का काम करती है, उनको मारने का। तो अब क्या वो ड्रग को ये पता है कि कौन सा सेल कैंसर का और कौन सा अच्छा है? नहीं पता है ना? वो तो अंदर जाएगा तो अच्छे बुरे सभी सेल को मारता है। जो अंदर के जो सेल्स हैं उनको सबको मार देता है। सेल को जलाने का काम है, इसलिए जलन होती है। सेल को जलाने का रेडिएशन क्या है, वो मतलब एक टारगेट होता है उस एरिया में, और गर्म पूरा रेडिएट करते हैं उसको और उस एरिया के सेल को जलाते हैं, तो उसके साथ अच्छे सेल भी जलते हैं। तो जितनी भी थेरेपी होती है, चाहे टारगेट थेरेपी कर लो, चाहे कीमोथेरेपी कर लो, रेडिएशन थेरेपी कर लो, इन सब में कैंसर के सेल को मारा जाता है। तो वो सेल मारने में बॉडी बहुत पेन में आती है, और जब वो दवाई जाती है तो उसके साइड इफेक्ट ऐसे होते हैं कि आपको जैसे खाना नहीं अच्छा लगता, या आपको लगेगा गैस हो रही है, ब्लोटिंग हो रही, चक्कर आ रहे हैं, वीकनेस, हीमोग्लोबिन बहुत कम हो जाता है। अलग अलग पेशेंट में अलग अलग चीज़ें होती हैं, बहुत सारे कम होते हैं, किसी में 2 होते हैं, किसी में 4 चीज़ें होती हैं। तो इस तरह के साइड इफेक्ट्स होते ही हैं। तो जब आपका कीमो लगता है, वो 21 डेज का साइकिल होता है मोस्टली। तो वो कीमो जब लगता है तो 2-3 दिन तक तो पेशेंट को कुछ नहीं देना है, कोई योगा नहीं करा सकते, क्योंकि उनकी हालत नहीं होती है। बहुत पेशेंट होते हैं इनकी विल पावर थोड़ी अच्छी होती है। वो कुछ ऐसे पेशेंट थे जो वो 2-3 दिन भी हॉस्पिटल से गए और फिर भी ऑनलाइन बैठ गए कि मैडम हमें तो करना है आज। तो उनको बहुत ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि बॉडी उनकी एकदम वीक हो गई होती है। तो 2-3 दिन तो उनको रेस्ट ही देना है। लेकिन उसके पहले भी और उसके बाद भी जो भी ट्रीटमेंट चलता है, तो कूलिंग प्राणायाम कराते हैं, भ्रामरी प्राणायाम कराते हैं। अब देखिए, आप YouTube पर मुझे सुनकर या YouTube पर देखकर नहीं कर सकते। आप सही की जगह गलत करेंगे तो आपको लॉस होगा। तो आप अपने एरिया में जो भी योगा टीचर, देखो बेसिक चीज़ें उनको सबको पता होती हैं, तो उस समय पे अगर भ्रामरी कोई करता है तो ये प्रूव हो चुका है रिसर्चेज में कि भ्रामरी से तुरंत हाइपरटेंशन डाउन, मतलब ब्लड प्रेशर आपका तुरंत डाउन हो जाता है। ये हमने बहुत पेशेंट के साथ किया है इसमें। तो भ्रामरी कराते हैं। भ्रामरी में क्या होता है कि माइंड जो है एकदम, उसकी रेडिएशन एकदम धीरे धीरे कम होकर शांत हो जाता है, और सारा शरीर का काम ही कौन करता है? दिमाग करता है। तो भ्रामरी कराते हैं, ओम चैंटिंग कराते हैं। ओम ऐसी धुन है जो आपके शरीर को हील करती है।
फिर कुछ कूलिंग प्राणायाम कराते हैं। जैसे आप अभी बहुत गर्मी पड़ रही है, बहुत हीट हो रही है, तो अगर आप वो 2-3 प्राणायाम हैं, शीतली है, चंद्रवेदी है, अगर ये कर लोगे ना तो आपको एसी में बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब कहीं बाहर आपको पानी नहीं मिल रहा है तो आप शीतली कर लोगे तो आपको प्यास तुरंत कुछ देर के लिए मतलब ऐसा लगेगा। तो इसीलिए योगी हिमालय में बर्फ में कैसे पड़ा रहता है, बिना कुछ पहने, बिना कुछ खाए। इन में बहुत ताकत है। तो उन लोगों को ऐसी कोई प्रैक्टिस नहीं करनी है कि बॉडी को शक्ति डालनी पड़े। इनको अपनी शक्ति को सब्लिमेट करना है, शांत करना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कीमोथेरेपी लेने के समय पेशेंट को उनके 2-3 दिन के अंतर पे करनी चाहिए। और अगर वो रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, जो लोग चूँकि हमारे साथ करते थे, उन्होंने जब पहली बार हम उनसे मिले, पहली कीमो ले रहे थे, तब उनकी प्रॉब्लम थी, क्योंकि हम सब चीज़ें नोट करते थे, क्योंकि हमें तो बताना था। और फिर जो दूसरा साइकिल आया, 21 दिन उन्होंने सेशन किया, और 21 दिन के बाद जब दूसरा कीमो लिया तो ड्रास्टिकली उनमें चेंज देखा गया। वो कहते कि हम मतलब बहुत ही ड्रास्टिक, हमको अभी तो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, हम खाना भी अच्छे से खा सकते हैं, क्योंकि वो कर रहे थे रेगुलर। आप बोलोगे ना योग थेरेपी में कैसा कि आज आप बोलोगे कि खाना, हमको बुखार आया है, इस बुखार को ठीक कर दो, तो हम ये कहते हैं अगर आपको सिर दर्द हुआ है तो हम कहेंगे आज आप रेस्ट करो, आज कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर आपको सिर दर्द की प्रॉब्लम, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, तो आप पूरा टाइम 1 महीना इसको प्रैक्टिस करो, 2 महीना प्रैक्टिस करोगे तो आपको दोबारा माइग्रेन कभी होगा नहीं, होगा भी माइल्ड होगा बहुत। लेकिन उस समय है तो गोली नहीं है जो खा लो आप। इसलिए भी लोग योग नहीं अपना पाते हैं, लोगों को वो टैबलेट खाने की आदत। तो कैंसर में इस तरह से काम करता है। और मेरा टारगेट है कि हमने जो अपनी जो थीसिस लिखी है 450 पेज की, इतनी मेहनत की है, तो उसका कुछ फ़ायदा कुछ पेशेंट को हो। तो अब आने वाले जो ईयर में हमारा प्लान है कि हॉस्पिटल जाएंगे, चाहे डॉक्टर पूछे चाहे ना पूछे, उनको लगता है हमारे लिए नहीं तो बड़े लोगों की चीज़ है। तो हमारा ये टारगेट है कि ऐसे पेशेंट, क्योंकि अभी तो कैंसर ने किसी को नहीं छोड़ा, ना गरीब को, ना अमीर को, ना गांव वाले को, ना शहर वाले को, ना कम उम्र वाले को, ना ज़्यादा उम्र वाले को। तो गरीब पेशेंट को हमारा ऐसा है मन कि बस 2-4 लोगों को लेकर गांव जाकर लोगों तक ही पहुंचाएं कि छोटी छोटी क्रियाएं करो। जैसे ब्रश करते हो, नहाते हो तो भ्रामरी ऐसे कर लो, शीतली ऐसे कर लो, थोड़े से हाथों की प्रैक्टिस ऐसे कर लो। आपको चलते फिरते कर लोगे, अब देखोगे आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए। करना चाहिए। जैसे कि मैम आपने बताया कि आपने पीएचडी की है और उसका पूरा थीसिस बनाया है, तो मुझे ये जानना है, ये क्यूरियोसिटी है कि आपके पास जो पेशेंट आए जिन पे आपने वो सारी स्टडी की है, तो मैं कोई एक किस्सा जानना चाहूँगी कि जो आपका सबसे फेवरेट रहा होगा, कि लाइक जिसको ऐसा कहते हैं ना, वाओ नहीं ये मैंने कुछ अचीव किया। तो वैसा आपकी लाइफ में क्या एक्सपीरियंस था, या उस स्टडी के दौरान आपको क्या फ़ील हुआ था, उससे पहले आप क्या फ़ील करते थे, और जब वो मोमेंट आपकी लाइफ में आया तब आपको क्या फ़ील हुआ? तो जब हमने हॉस्पिटल में नहीं ज्वाइन करा था, मतलब जब हमने पीएचडी ज्वाइन करी, तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग था कि पीएचडी तो हमें एडमिशन मिल गया, बट अभी तक ये नहीं सोचा था किस पे करेंगे। हमने सोचा था भगवत गीता पे करेंगे, हमें बहुत प्रेम है भगवत गीता से। एमएससी का भी हमारा जो टॉपिक था वो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ भगवत गीता। तो आज भी अगर आप बोलोगे तो मैं 4-5 घंटे पॉडकास्ट पे बोल सकती हूँ कि भगवत गीता को अर्जुन ने कैसे बताया। तो हमने कहा भगवत गीता पे करेंगे। फिर हमारे जो गाइड थे वो हमसे बोले कि नीरजा, तुम्हारा कैलिबर कुछ और है, तुम्हारी थॉट प्रोसेस कुछ और है। भगवत गीता बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको कोई पढ़ेगा नहीं, तुम्हारी थीसिस हो जाएगी, तुम डॉक्टर बन जाओगी, ये लाइब्रेरी में चले जाएगी, इसका कोई काम नहीं होगा। तो मैंने कहा सर ऐसा क्यों बोलते हैं, अपने स्क्रिप्चर्स का काम नहीं होगा। बोले अभी भी आप, ये ओरिजिनलिटी है। तो फिर तो बोले कि तभी उनकी वाइफ को कैंसर डिटेक्ट हुआ था, मतलब इसी दौरान पे जब भी हमारा पीएचडी का एडमिशन हुआ और उनको गांठ पता चली और बेचारे दौड़ रहे थे, और 2-3 महीने के अंदर जब हमें डिसाइड करना है तब तक उनका डिटेक्ट होके कीमो स्टार्ट हो गया था। तो वो उस स्टेज से गुजरे हुए थे। सो ही सेड कि नीरजा, मैं चाहता हूँ कि तुम ना ब्रेस्ट कैंसर पे काम करो। मैं कहा सर कैसे होगा बोले कैसे होगा वो तुम्हें सोचना है। मैंने कहा ठीक है, आपने कहा है तो अब ये दूसरा कोई टॉपिक नहीं चाहिए, यही करना है। कैसे करोगी? मुझे नहीं पता, आपने दिया है तो कुछ महादेव की इच्छा होगी। तो बोले ठीक है। तुम विश्वास नहीं करोगी, जब आप 1 कदम बढ़ाते हो यूनिवर्स 10 कदम बढ़ाता है। ऐसे ऐसे लोग मिले हमें, और ऐसी जगह पे उन्होंने जाकर हॉस्पिटल में हमें
पहुंचा दिया और उसके बाद वो चले गए। ऐसे ऐसे वाकई हुए। लेकिन जब हम हॉस्पिटल में गए, उसके पहले की बात बताते हैं कि अब उन्होंने कह दिया तो हम सोचे अब क्या करेंगे। तो मेरा ऑनलाइन बहुत बड़ा मतलब ये है, ग्रुप है, तो हम सेशंस करते हैं। कोविड में बहुत सारा हमने किया, फ्री में कोविड पेशेंट को बहुत सारे सेशन किए थे, तो बहुत सारे हॉस्पिटल से वैसे भी हम अटैच थे। तो उनमें हमने ग्रुप में डाला कि हम ब्रेस्ट कैंसर पे काम करना चाहते हैं। तो कई जगह के लोग, कम से कम 20 पेशेंट विद इन 15 डेज, किसने किसको बताया, उसने उसको बताया करके 20 पेशेंट के साथ हमने ऑनलाइन सेशन शुरू किए। बिकॉज उस समय कोविड का ही वो चल रहा था, तो कहीं जाना वैसे ही पॉसिबल नहीं था और ये काम हमें शुरू करना था। हमने सोचा ये कि चलो कोई बात नहीं, एक बार एक्सपीरियंस तो होगा, भले ये उसमें पार्ट नहीं बनेगा स्टडी का, एक्सपीरियंस होगा। तो वो जो 20 पेशेंट थे वो बहुत स्पेशल थे। दे आर वेरी एजुकेटेड। कोई बॉम्बे से था, कोई बैंगलोर से था, जॉब कर रहे थे कुछ लोग। कैंसर पेशेंट ही थे? कैंसर पे, ब्रेस्ट Okay. कैंसर पेशेंट थे। उनका ग्रुप जो बना, उनको जो हमने सिखाया वो एक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, क्योंकि उनसे 1-to-1 सेशन ऑनलाइन करना और उनको उतना कन्वे करना, उनको कॉन्फिडेंस देना, और उन्होंने उस कॉन्फिडेंस को लिया, उस चीज़ ने मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ाया। तो उसमें बॉम्बे की भावना जी एक है, वो आज भी मतलब वो वहाँ से कुछ ना कुछ हमें भेजती रहती हैं। तो वो हमसे बहुत प्रेम करती हैं और वो कहती हैं कि आपने हमारे बड़े मुश्किल समय में हमारा ये साथ दिया करके। बड़ौदा से हैं एक, ऐसे करके अलग अलग जगह से, पूरे ऑल ओवर इंडिया लोग थे। तो वो एक ग्रुप का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत अल्टीमेट था, क्योंकि हम सोच नहीं पा रहे थे कैसे जूम पे हम करेंगे, ऑनलाइन कैसे कन्वे करेंगे। क्योंकि पेशेंट होता है, उसको ऐसा लगता है यार हमें ये सब करना ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत परेशान होते हैं। तो वो बहुत अच्छा रहा। फिर जब हमने हॉस्पिटल में किया, तो हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट, लोगों ने कहा कि आप जिस हॉस्पिटल में जा रहे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, तो उस हॉस्पिटल में पेशेंट बहुत मतलब लो लेवल के होते हैं, जो कि थोड़ा गरीब तबके से आते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट में वही लोग आते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे वाले लोग प्रेफर नहीं करते हैं। तो वो लोग कैसे करेंगे, वो लोग करेंगे ही नहीं योग। मैंने कहा यही मेरे लिए चैलेंज है। और हिंदी नहीं, वो बिल्कुल कुछ नहीं, इंग्लिश नहीं, हिंदी नहीं, गुजराती भी ठेठ काठियावाड़ी बोलने वाले, लोकल लैंग्वेज वाले, एकदम लोकल वाले, एकदम गांव से, जिनको गुजराती भी इस तरीके की कि वो हमें समझ ही ना आए। वो एक चैलेंज था। उनमें बहुत पेशेंट को बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंटली हैंडल किया, और उनके जो रिस्पॉन्सेज थे, राजस्थान MP से बहुत सारे पेशेंट थे, वो रिस्पॉन्सेज कई सारे थे जो आज भी मतलब हमसे प्रेम करते हैं। और आज भी हमें मतलब हम पूछेंगे, हम कभी कभी ग्रुप में डालेंगे या पर्सनली भी पूछेंगे कैसे हो, मतलब तुम कैसे हो, सब सही चल रहा है, कैसा चल रहा है? हाँ मैडम, आपने जो सिखाया वो हम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो कर रहे हैं, गांव का इंसान जिसको योग का वाई भी नहीं पता, हमको लगता है कि सब लोग जानते हैं, सब लोग नहीं जानते। ऐसे पेशेंट के साथ कई मतलब वाकई थे ऐसे, जिनसे हमारा बड़ा ही क्लोज कनेक्शन रहा। एक नहीं है, ऐसी तो स्टोरियाँ अगर हम लिखने बैठेंगे तो बहुत सारी है, और आज भी मतलब चल रहा है उनके साथ में। थैंक यू सो मच मैम कि आप यहाँ पर आए, आपने योग के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई और आपका इतना जो आपका एक्सपीरियंस रहा है वो हमारे साथ शेयर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जनता से कहना चाहूँगी कि इनका खुद का चैनल है, तो अगर आपको योग के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए हो या आप योग कैसे करते हैं और हमें कैसे सीखना चाहिए, तो उनका यूट्यूब चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप एक बार जाके उनका चैनल विज़िट करिए। और थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।